प्रकरण 3 वृत्त। सुई कोई भी त्रिज्या लेकर के, कोई भी दूरी लेकर के प्रकार में एक वृत्त बना दिया। जहाँ सुई रखे थे वही वृत्त का केंद्र है। यहाँ नाम कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसी केंद्र वाला वृत्त है। तो देखिए, एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, ए और बी। तो ऐसी रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। इसका नाम देखिए के है। तो रेखा के छेदन रेखा है। अगर हम छेदन रेखा पर ऐसे वृत्त को कट कर दें तो छेदन रेखा के ऊपर वाला भाग, ये इसको देखिए यहाँ फिट कर दिया, और नीचे वाले भाग को इधर। तो जो बड़ा भाग है वो दीर्घचाप, जो छोटा भाग है वो लघुचाप। या ये कहिए कि जिसमें केंद्र होता है वह दीर्घचाप होता है, जिसमें केंद्र नहीं होता वह लघुचाप होता है। तो चाप का नाम लिखते समय किनारे किनारे के अक्षर को लेते हैं और बीच में से कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो देखिए, चाप ए वाई बी दीर्घचाप है, या इधर से भी नाम लिखा जा सकता है। और इसमें दीर्घचाप में 3 अक्षर रहता ही है, लेकिन लघुचाप ए एक्स बी लघुचाप है। तो ए एक्स बी न दिखा के आप ए बी भी दिखा सकते हैं कि लघुचाप ए बी। खाली लघुचाप को ही 2 अक्षर से दिखाते हैं, दीर्घचाप को नहीं। फिर यहाँ देखिए, छेदन रेखा ऐसी है जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। तो छेदन रेखा के कारण इस वृत्त के 2 भाग बने, एक ऊपर वाला और एक रेखा के नीचे वाला। ये दोनों समान भाग हैं, तो इन दोनों प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। तो देखिए, चाप ए वाई बी और ऐसे नीचे वाला चाप ए एक्स बी, दोनों क्या हैं? अर्धवृत्त हैं। तो देखिए, यहाँ छेदन रेखा के वृत्त को 2 समान भाग में विभाजित किया, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। चाप ए एक्स बी तथा चाप ए वाई बी अर्धवृत्तीय चाप है। फिर देखिए, ये वृत्त है ओ केंद्र वाला, और ये ए पी बी लघुचाप है, और इसके मतलब जो चाप का जो भाग कलर नहीं है वो दीर्घचाप है। तो लघुचाप के अंत बिंदु को, यानी किनारे किनारे वाले अक्षर को केंद्र से जोड़ दिया तो एक कोण मिला थीटा। यही चाप ए पी बी का माप है, यानी मेजर ऑफ चाप ए पी बी बराबर कोण ए ओ बी, यानी लघु चाप का माप केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो देखिए, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर हो, तो ये जो कोण है ए ओ बी, तो कोने को शीर्ष बिंदु कहते हैं। और ये शीर्ष बिंदु कहाँ है? केंद्र पर। वही यहाँ है, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। और लघुचाप ए पी बी के संगत केंद्रीय कोण कौन है? ए ओ बी है। ए पी बी के संगत ए ओ बी। चाप का माप, लघु चाप का माप संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो लघु चाप ए पी बी को ऐसे लिखेंगे, मेजर ऑफ चाप ए पी बी। मेजर ऑफ चाप ए पी बी मतलब ए पी बी का माप, और वो किसके बराबर होता है? केंद्रीय कोण के। वो केंद्रीय कोण का नाम क्या है? ए ओ बी। अब दीर्घचाप का माप, दीर्घचाप के माप का सूत्र है 360 ऋण संगत लघुचाप का माप। मतलब कि अगर आपको लघुचाप मालूम है
तो ये दीर्घ चाप का माप ज्ञात करना है तो 360 में से घटा दो लघु चाप के माप को। तो यहाँ देखिए ये पी वाई क्यू दीर्घ चाप है, तो मेजर ऑफ चाप पी वाई क्यू बराबर 360 ऋण, और लघु चाप का माप क्या है, जो जितना जो है डार्क में है, कलर में है, यानी पी एक्स क्यू, मेजर ऑफ चाप पी एक्स क्यू। दीर्घ चाप का माप 360 ऋण लघु चाप का माप। अर्धवृत्तीय चाप का माप, ये देखिए यहाँ पे ये एम वाई एन और एम एक्स एन दोनों जो है अर्धवृत्तीय चाप हैं। तो संपूर्ण चाप का माप 360 होता है, तो आधे का 180, यानी ऊपर का भी 180 नीचे का भी 180। तो अर्धवृत्तीय चाप अर्थात अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। मेजर ऑफ चाप एम एक्स एन, यानी ऊपर वाला नीचे वाला एम एक्स एन बराबर 180 अंश, कारण अर्धवृत्त का माप। ऐसे मेजर ऑफ चाप एम वाई एन, चाप का नाम लिख के कोष्टक बंद करके एम लिखेंगे तो वो माप पढ़ा जाता है। तो मेजर ऑफ चाप एम वाई एन मतलब चाप एम वाई एन का माप बराबर 180 अंश, कारण अर्धवृत्त का माप। अब ये देखिए पूरा वृत्त, तो इसमें दो चाप है, एक पी ए क्यू है और एक पी ए क्यू है और दूसरा जो है पी बी क्यू है। तो इससे जो है पूरा वृत्त हो जा रहा है, पी ए क्यू और पी बी क्यू। तो देखिए मेजर ऑफ चाप पी ए क्यू धन मेजर ऑफ चाप पी बी क्यू, इससे पूरा वृत्त हो जा रहा है इन दोनों चापों से। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 360 अंश। और कारण क्या लिखेंगे, पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है, चाहे दो चाप में हो चाहे 3 या 4 में, लेकिन माप अगर पूरा वृत्त हो गया, घूम गया, तो 360 अंश का ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर लघु चाप लें तो कुल 4 चाप हैं, मेजर ऑफ चाप पी ए धन मेजर ऑफ चाप ए क्यू धन मेजर ऑफ चाप बी क्यू धन मेजर ऑफ चाप पी बी। पी ए क्यू बी क्यू पी बी, तो इनका भी जोड़ क्या होगा, 360 अंश होगा। देखिए चारों चापों को जोड़ करके लिखा गया बराबर 360 अंश। क्यों, पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है। अब चाप की सर्वांग समता, दो चापों की त्रिज्या एवं माप समान हो तो वो दोनों चाप सर्वांग सम होते हैं। जैसे डी और जी एफ, तो दोनों एक ही वृत्त के जो है चाप हैं, इसलिए उनकी त्रिज्या समान हुई और माप भी समान है, इसलिए दोनों चाप क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब कि अगर चाप का माप समान है तो वो दोनों चाप क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब चाप के मापों का योग गुणधर्म, तो चाप ए बी सी और चाप सी डी के बीच सिर्फ एक ही बिंदु समान है। देखिए ए बी सी और सी डी ई, ए बी सी सी डी, खाली सी ही दोनों में आया है, यानी एक बार एक बिंदु। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, चाप यहाँ लिखा है चाप ए बी सी धन चाप सी डी ई, तो इसको केवल जोड़ के लिखना है, एक चाप बनाना है। तो ए और ई तो आए, बीच में से कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए सी ई, आप ए बी ई भी लिख सकते हैं, ए डी ई भी लिख सकते हैं, खाली दोनों किनारे किनारे वाले हैं। फिर इसको लिखेंगे चाप के माप का योग गुणधर्म, और चाप ए बी सी तथा बी सी, ए बी सी तथा बी सी ई, देख रहे हैं दो दो बिंदु जो है पहले चाप में भी आ जा रहे हैं और दूसरे भी चाप में। तो
चाप ABC तथा BCE के बीच एक से अधिक सामान्य बिंदु हैं, इसलिए आप चाप ABC धन चाप BCE को आप ABE नहीं लिख सकते, बराबर लिख के काटना पड़ेगा। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों चापे में दो दो बिंदु B और C और B और C दो दो बिंदु जो है मिल गए, केवल एक मिलना चाहिए, जैसे इसमें C मिला था। प्रमेय: एक ही वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवा सर्वांगसम होती है। कहने का मतलब कि अगर चाप का माप समान है, जैसे देखिए चाप APC, ये सर्वांगसम है चाप DQE के, ये दिया है, ये चाप सर्वांगसम है इसके, तो ये चाप है तो किनारे किनारे वाले बिंदु को जोड़ेंगे तो जीवा AC मिला। ये चाप DQE है तो अंत बिंदु को जोड़े तो जीवा DE मिला। यानी जब चाप सर्वांगसम होगा तो उसके संगत जीवा भी सर्वांगसम होगी। ये लिखिए है, देखिए जीवा AC सर्वांगसम जीवा DE, सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। यानी चाप सर्वांगसम तो उस चाप के संगत जो जीवा होगी वो भी सर्वांगसम